हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है फेज इक्विलिब्रियम यानी फ्रेज प्रावस्था साम्य। इसके अंतर्गत हम इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें कि फेज क्या होता है, घटक यानी कंपोनेंट क्या होते हैं, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की डिग्री क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे और डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के चैप्टर के हमारे कंटेंट हैं फेज रूल, जिसमें हम फेज, कंपोनेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल आदि के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। ये नियम सबसे पहले J.W. गिब्स ने दिया था, इसीलिए इसका नाम गिब्स फेज रूल भी है। अब प्रावस्था नियम यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म यूज्ड इन फेज रूल। यानी प्रावस्था नियम के जो संबंधित पद हैं उनकी व्याख्या भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं फेज रूल यानी प्रावस्था नियम। F बराबर C-B+2, जहाँ पे F हमारे पास क्या है, कोई भी हेटेरोजेनियस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम, P क्या है, प्रावस्थाओं की संख्या, C यानी घटकों की संख्या यानी कंपोनेंट की संख्या, किसी विषमांगी तंत्र की साम्य अवस्था में स्वतंत्रता कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों या प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। ये जैसे कि ऊपर समीकरण में दे रखा है। अब हम एक एक करके इन सभी पदों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला है फेज यानी F, P, फेज विषमांगी तंत्र के वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं और अपने संगठन में समान हो, यूनिफॉर्म हो, प्रावस्था यानी फेज कहलाते हैं। प्रत्येक फेज के मध्य एक बाउंड्री होती है जिसे हम सीमा अंतरपृष्ठ यानी इंटरफेस कहते हैं। यानी फेज रूल के लिए हमें सबसे पहले F टर्म के बारे में जब जानकारी लेते, P टर्म के बारे में जब जानकारी लेते हैं तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी जो मतलब हमारा हेटेरोजेनियस सिस्टम है उसमें तंत्र के जो भी भाग हैं वो फिजिकली स्पष्ट होते हैं। उनको जो यांत्रिक विधियों के द्वारा यानी मैकेनिकल मेथड के द्वारा हम बिल्कुल स्पष्ट अलग कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल का बना जो हेटेरोजेनियस सिस्टम है, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड और जल दोनों को अलग कर सकते हैं, यानी 2 अलग अलग ये प्रावस्थाएं होगी है। और ये क्या होता है, हमारा फेज होता है। इसी प्रकार प्रत्येक ठोस अलग अलग फेज बनाता है। प्रत्येक जो ठोस होता है अलग अलग फेज बनाता है, जबकि ठोस विलयन जो होता है हमारे पास एक ही फेज होता है उसका। एक एग्जांपल है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम तापीय अपघटन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जो है इसमें CaO सॉलिड है, CO2 गैस है, यानी 2 प्रावस्थाएं अलग हो गई है, जिसमें CaCO3 एक सॉलिड है, CaO दूसरा सॉलिड हो गया, 2 फेज होगी।
और तीसरा हमारे पास इसके अंदर गैस है। इसी प्रकार हम जल का उदाहरण लेते हैं तो H2O बर्फ से जल, जल से वाष्प, तीनों फेज हमारे पास अलग अलग है। तो यहाँ पे फेज हमारे पास 3 हैं। जो गैस होती है, चाहे कितनी गैसें मिश्रण में हो, उनको एक ही फेज में माना। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट यानी घटक की, यानी जिस हम हेटेरोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं साम्य अवस्था पर, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। घटकों की संख्या स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिसकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास बर्फ है, जल वाष्प, तो H2O सॉलिड इक्विलिब्रियम से लिक्विड में बना, लिक्विड से गैस में बनता है। तो हमारे पास फेज तो 3 अलग अलग है। ये देखिए, तीनों फेज हमारे पास अलग अलग है, लेकिन सॉलिड H2O का जो कंपोनेंट है, घटक है, वो भी H2O है, लिक्विड H2O का भी H2 है, सॉलिड जो गैस है H2O, उसका कंपोनेंट भी हमारे पास H2O है। यानी जल एक घटक यानी वन कंपोनेंट सिस्टम है। इसी प्रकार हम जैसे अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड को किसी बंद पात्र में गर्म किया जाता है तो हेटेरोजेनियस साम्य प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड गैस, सॉलिड से गैस, और गैस अवस्था में ये अमोनिया और HCl में टूटता है। इन तंत्र में 2 प्रावस्थाएं हैं। जो ठोस हमारे पास NaCl है, अमोनियम क्लोराइड है, तथा गैसीय NH3 और HCl है का मिश्रण, और या फिर NH4Cl गैस। यानी प्रावस्थाएं हमारे पास क्या क्या हुई, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, उसका घटक भी अमोनियम क्लोराइड। अब हमारे पास जो NH3 गैस है, HCl गैस है, इन दोनों से मिलकर बनता है NH4Cl गैस। तो इसका कंपोनेंट भी हमारे पास क्या है, NH4। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है। एक तत्व को प्रभावित करने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं, परंतु उसमें ताप, दाब एवं संगठन ही स्वतंत्र चर माने जाते हैं। यानी एक ताप है, दाब है, तीसरा उसका कंपोजिशन। किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि इन चरांकों की वह न्यूनतम संख्या है जो तंत्र को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक है। यानी किसी भी जो तंत्र है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो न्यूनतम हमें वेरिएबल्स चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास अमोनियम KCl है, KCl के जलीय विलयन की जो स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी, क्योंकि इस तंत्र को स्पष्ट करने के लिए 2 चरांकों ताप और संगठन विलयन की सांद्रता को निश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि KCl का संतृप्त विलयन लिया जाता है तो इस तंत्र के बारे में जानकारी केवल एक चर जो कि ताप है के द्वारा व्यक्त की जाएगी, क्योंकि जब अब हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उसके लिए वेरिएबल्स 2 है हमारे पास, ताप और संगठन। संगठन में सैचुरेशन कर दिया हमने तो वो किस पर डिपेंड होगा, सिर्फ ताप पर, क्योंकि निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन का संगठन निश्चित होता है। KCl का संतृप्त विलयन एक मोनोवेरिएंट तथा असंतृप्त विलयन
एक बाईवेरिएंट की तरह काम करेगा। जैसे कि हमने बताया जलीय विलयन है तो वो डिग्री उसकी फ्रीडम स्वतंत्रता कोटि 2 होगी, और संतृप्त विलयन है तो उसको मोनोवेरिएंट माना जाएगा। किसी बंद पात्र में गैस बंद है, इस तंत्र को अभिव्यक्त करने के लिए दो जो वेरिएबल है ताप और दाब को ही निश्चित करना पड़ेगा। तीसरे जो हमारे पास संगठन उसकी चर है, संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि गैस एक ही है। जहाँ तक तंत्र में उपस्थित गैसों के मोलों की संख्या का प्रश्न है, उसका मान उपयुक्त दोनों चरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि तंत्र विभिन्न गैसों का मिश्रण हो तो तंत्र की अभिव्यक्ति में संगठन के रूप में तृतीय चर की भी आवश्यकता होगी। तब हमारा जो सिस्टम है ट्राइवेलेंट होगा। किसी बंद पात्र में यदि H2O द्रव और वाष्प से बना तंत्र है तो इस तंत्र की अभिव्यक्ति के लिए दो मतलब ताप और दाब में केवल एक ही वेरिएबल की हमारे पास आवश्यकता होगी, क्योंकि ताप के निर्धारण करने पर वाष्प दाब स्वयं निर्धारित हो जाएंगे। अतः इस तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। बर्फ, जल और वाष्प एक ही बर्तन में अगर बंद है तो असाम्य अवस्था में है तो तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्फ, जल और वाष्प तीनों साम्य अवस्था में केवल 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 4.5 mm दाब पर ही रह सकेगा। हम इसको स्वेच्छा से निर्धारण नहीं कर सकते। ऐसा जो तंत्र होगा हमारे पास वो नॉन वेरिएबल यानी अचर तंत्र कहलाएगा। हमारे पास जो फेज रूल के जो एडवांटेज क्या होती है, इसके द्वारा भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के हेटेरोजेनस साम्यों का अध्ययन किया जा सकता है। पदार्थ की मात्रा, प्रकृति या अभिक्रिया का प्रावस्था नियम से कोई संबंध नहीं होता, मात्र प्रावस्था संख्या उसका संगठन ही तंत्र के अध्ययन के लिए पर्याप्त है। प्रावस्था नियम प्रयोग करते समय पदार्थों की संरचना के बारे में किसी पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के विषमांगी साम्यों की स्वतंत्रता की कोटि के आधार पर एक साथ वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लिमिटेशन है कि प्रावस्था नियम में केवल ताप, दाब, संगठन अर्थात 3 चरों पर ही विचार किया गया है, जबकि चुंबकीय, विद्युत और विकिरणशील जो प्रभाव जैसे चरों पर विचार नहीं किया गया है। प्रावस्था नियम में गुरुत्वाकर्षण बल पर भी विचार नहीं है। तो ये कुछ इसके अंदर क्या है, सीमाएं हैं। अब हम बात करते हैं गिब्स प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल। माना कि साम्य अवस्था में किसी विषमांगी तंत्र में P प्रावस्थाएं C घटक हैं। तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि या चरों की संख्या F है। यह संख्या उस संख्या के बराबर होगी जिन्हें तंत्र की पूर्णतः व्याख्या करने के लिए स्वैच्छिक निश्चित कर दिया जाता है। चूँकि तंत्र की अवस्था ताप और दाब पर निर्भर होती है, अतः तंत्र में 2 चर होंगे। सांद्रता चर यानी कंसंट्रेशन जो वेरिएबल है प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर होते हैं। यदि किसी प्रावस्था में C घटक हो तो एक घटक को छोड़कर अन्य घटकों की सांद्रता का संगठन ज्ञात हो तो
उसे उस एक घटक की सांद्रता बची हुई सांद्रता से ज्ञात की जा सकती है। अतः एक सी घटक वाली प्रावस्था C-1 वेरिएबल्स सांद्रता पदों की सांद्रता निश्चित करना आवश्यक है। उस पदार्थ पर प्री प्रावस्था वाले तंत्र में सांद्रता चरों की कुल संख्या P C-1 होगी। ताप तथा दाब चरों को सम्मिलित करने पर कुल चरों की संख्या P C-1 + 2 होगी। ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार जब कोई विषमांगी तंत्र स्थिर ताप या दाब पर साम्य अवस्था में होगा तो किसी दिए हुए घटक का रासायनिक विभव म्यू जिसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक प्रावस्था में समान होगा। माना कि एक घटक 3 प्रावस्थाओं ABC में है तो एक घटक I फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं I, तो घटक I को इन दो समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई बी, म्यू आई ए इज इक्वल टू म्यू आई सी। प्रत्येक घटक 3 प्रावस्थाएं साम्य में हो तो उपरोक्त समीकरण में ज्ञात होती है। इसीलिए सामान्यतः प्रत्येक फेज के घटक के P प्रावस्थाओं में होने पर P-1 समीकरण प्राप्त होगा। इसीलिए C घटकों के लिए C P-1 समीकरण होंगे। अतः कुल ज्ञात चरों की संख्या हमारे पास क्या होगी? C P-1 और कुल चरों की संख्या P C-1 + 2 होगी। अतः ज्ञात चरों की संख्या यानी कुल चरों की संख्या माइनस कुल ज्ञात चरों की संख्या, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के सॉल्व करने पे आएगा C-P + 2। तंत्र को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए इन चरों की संख्या को स्वेच्छा से निश्चित कर देते हैं। इसीलिए ये तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या के बराबर होगी, अर्थात F बराबर C-P + 2 या F + P = C + 2। तो यही प्रावस्था नियम है जिससे कि गिब्स ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसे गिब्स का प्रावस्था नियम भी कहते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।